हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर वेव ऑप्टिक्स, इसको कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि किस तरीके से जब भी कोई वेव फ्रंट किसी प्रिज्म, लेंस या फिर किसी आपका जो दर्पण होता है, मिरर होता है, स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण, इनसे जब पास होता है तो ये किस तरीके से बिहेव करता है, ये हमने देखा था। हमने ये देखा था कि जब भी कोई वेव फ्रंट किसी भी जो आपका मीडियम है उस पर रिफ्लेक्ट होता है तो उसके जरिए हमने जो आपका स्नेल्स लॉ है उसको हमने प्रूव किया था। आज हम इसके आगे के टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे जिसमें आपका सुपरपोजिशन है और आपका कोहेरेंट सोर्सेस है। तो बच्चों, इनको समझने के लिए अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, सबसे पहले हम सुपरपोजिशन का जो कॉन्सेप्ट है इसको हम देख लेते हैं कि सुपरपोजिशन होता क्या है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम कुछ इस तरीके से समझते हैं। जब भी आपके पास दो या दो से अधिक वेव होती है, दो या दो से अधिक वेव होती है यानी तरंग होती है, ये जो तरंगे हैं ये एक दूसरे पे क्या होती है, सुपर इम्पोज होती है। क्या होती है? सुपर इम्पोज होती है। तो क्या होता है, तो हमें एक कॉमन जो है पार्टिकल का जो मीडियम में इसका जो है, जब हम दो वेव्स का सुपर इम्पोज करते हैं तो हमारे पास एक रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मिलता है या रिजल्टेंट वेव मिलती है। तो ये जो प्रोसेस है, जब दो वेव्स को हम सुपर इम्पोज करते हैं तो हमें एक रिजल्टेंट वेव मिलती है, इसे हम सुपरपोजिशन कहते हैं। तो यानी कि जब भी हमारे पास दो वेव्स जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने क्या किया है, हमारे पास दो तरीके की वेव्स, ठीक है, और इन वेव्स का जो एम्पलीट्यूड है, जो इन वेव्स का आयाम है, एम्पलीट्यूड है, आप देख सकते हैं पहली वेव का हमने y1 लिया है और दूसरी का हमने y2 लिया है, ठीक है। अब ये दोनों जो वेव हैं, आप देख सकते हैं ये दोनों क्या है, कोहेरेंट वेव है। कैसी वेव है? कोहेरेंट वेव, यानी आपकी जो फ्रीक्वेंसी है, एम्पलीट्यूड है, वो आपका जो फ्रीक्वेंसी है सेम है, पर जो आपका एम्पलीट्यूड है आप देख सकते हैं डिफरेंट है। क्या है? डिफरेंट है। यानी इनकी जो वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी, वो तो सेम है, ठीक है, वो क्या है, सेम है, लेकिन आपका जो एम्पलीट्यूड आप देख सकते हैं वो आपका डिफरेंट है दोनों वेव। लेकिन दोनों एक ही डायरेक्शन में क्या कर रही है, मूव कर रही है, सेम फेज पे मूव कर रही है, लेकिन इनका क्या है, एम्पलीट्यूड क्या है, डिफरेंट है, इनका आयाम डिफरेंट है। तो जब ये दो वेव्स, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं वेव 1 और वेव 2, इन दोनों को जब हम सुपर इम्पोज करते हैं, क्या करते हैं, सुपर इम्पोज करते हैं, और हम ये लेते हैं कि जो आपका पहली वेव है उसकी जो एम्पलीट्यूड है वो y1 है, दूसरी वेव है उसकी जो एम्पलीट्यूड है वो y2 है, तो हमारे पास एक रिजल्टेंट वेव मिलती है, ठीक है, रिजल्टेंट वेव मिलती है, जो कि आपको यहाँ पे डॉटेड लाइन से दिखाई दे रही होगी, ये आपकी रिजल्टेंट वेव है, जिसका जो आपका एम्पलीट्यूड होगा वो y बराबर y1 प्लस y2 होगा, ठीक है, ये क्या हो गया, इसका एम्पलीट्यूड। तो इस तरीके की वेव जब ये जो सुपर इम्पोज होती है और आपका क्या होता है, दोनों का फेज सेम है, तो ये आपके पास जब इस तरीके की वेव का सुपर जो है, जो आपका सुपर पोजिशन होता है या सुपर इम्पोज होती है, तो ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। इसी तरीके से जब हमारे पास दो वेव्स हैं, ठीक, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, आपका जो है
आपका जो है फ्रीक्वेंसी सेम है, वेवलेंथ सेम है, पर इसका जो है आप देख सकते हैं इसका जो है ये दोनों जो वेव्स हैं ये आउट ऑफ फेज है, यानी इनका जो फेज है वो सेम नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास दो वेव हैं, वेव 1 और वेव 2। आपके पास दो वेव हैं, वेव 1 और वेव 2। इन दोनों का हम एम्पलीट्यूड ले लेते हैं y1 और y2। अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को सुपर इम्पोज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सुपर इम्पोज कर रहे हैं। तो जब हम इनको सुपर इम्पोज करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वेव आती है, ठीक है, जो आपकी रिजल्टेंट वेव आती है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये डॉटेड लाइन से आपको दर्शाएगी है, जिसका जो एम्पलीट्यूड है, आयाम है, वो आपका y है, जो बराबर है आपका y1 माइनस y2। किसके बराबर है, y1 माइनस y2। अब अगर हम इंटेंसिटी की बात करें तो जो आपकी इंटेंसिटी होती है वो बराबर होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। किसके, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। तो अगर हम पहले केस की बात करें तो पहले केस में जो आपकी वेव 1 है इसका जो एम्पलीट्यूड की वैल्यू हो जाएगी वो I1 हो जाएगी, जो कि आपकी y1 स्क्वायर हो जाएगी। इसी तरीके से जो दूसरा जो है जो इंटेंसिटी है उसकी जो वैल्यू होगी वो y1 स्क्वायर होगी। y1 स्क्वायर क्या है, y1 इसका क्या है, एम्पलीट्यूड है, और I1 इंटेंसिटी है पहली वेव की। इसी तरीके से अगर हम दूसरी वेव की बात करें I2, इसकी जो इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू y2 के बराबर होगी। ठीक है, अगर हम बात करें रिजल्टेंट की, जो हमारा पहला केस है कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन का, इसमें हम अगर बात करें रिजल्टिंग की, तो रिजल्टिंग को हम अगर I से रिप्रेजेंट करें तो ये हमारा बराबर होगा y स्क्वायर के, या आप ये कह सकते हैं ये आपका बराबर हो जाएगा किसके, आपके y1, किसके बराबर हो जाएगा, y1 प्लस y2 के स्क्वायर के ये बराबर हो जाएगा। और ये आपकी जो प्रोसेस है वो आपकी कैसी प्रोसेस है, कैसा सुपरपोजिशन हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हो रहा है। अब हम सेकेंड की बात करते हैं। तो जो आपका सेकेंड वाला है इसमें हम देख सकते हैं हमारे पास दो तरीके की वेव है। ठीक है, दोनों का क्या है, दोनों आउट ऑफ फेज है। वेव 1 और वेव 2 ये क्या है, आउट ऑफ फेज है। और हमने ये देखा कि जो इससे हमारी रिजल्टेंट वेव मिलती है वो आपकी, उसका जो एम्पलीट्यूड आता है y बराबर y1 माइनस y2 आता है। और इस तरीके की जो सुपरपोजिशन होता है इसे हम डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन कहते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड केस में इंटेंसिटी की। हम ये मानते हैं कि जो I1 यानी इंटेंसिटी जो है पहली वेव के लिए वो आपकी बराबर होगी y1 के स्क्वायर के, और दूसरी वेव के लिए y2 के स्क्वायर के। अगर हम रिजल्टेंट की बात करें जिसे हम I से रिप्रेजेंट करते हैं वो आपकी y के स्क्वायर के बराबर होगी, यानी y1 माइनस y2 के स्क्वायर के बराबर। तो ये क्या हो जाएगी, इन दोनों केसेस के लिए इंटेंसिटी की वैल्यू हो जाएगी। तो यानी कि हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जब भी कोई, यानी when two or more than two waves superimpose over each other at a common particle of the medium, then the resultant displacement y of the particle is equals to the vector sum of displacement of y1 and y2 produced by individual waves। यानी कि ये कहा गया है कि जब भी एक या एक से ज्यादा जो तरंग होती हैं वो क्या करती है, सुपर इम्पोज होती हैं, तो क्या होता है, जो हमारा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आता है, जो हमारा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आता है वो कैसा होता है, वो हमारा वेक्टर सम होता है दोनों वेव्स का। ठीक है, जैसे पहले केस में हमने देखा y बराबर y1 प्लस y2, क्यों हुआ ऐसे, क्योंकि वो दोनों सेम फेज में थी। वहीं अगर हम सेकंड केस की बात करें, इस केस में हमारा y बराबर y1 माइनस y2 हुआ, क्योंकि ये हमारी जो है, जो आपकी वेव्स है, दोनों वेव्स है वो क्या है, आउट ऑफ फेज है, इस कारण ऐसे।
यदि अध्यारोपण के सिद्धांत का अर्थ यह है कि किसी माध्यम में एक साथ एक समय से बहुत सी तरंगे गति करती हैं, तो वह तरंगे एक दूसरे को प्रभावित किए बिना ही चली जाती हैं। यानी अगर हम अध्यारोपण यानी सुपर इम्पोजिशन की बात करें तो इसमें यह कहा गया है कि जब एक साथ एक टाइम पे बहुत सारी जो तरंगे हैं वो गति करती है, तो वो क्या करती है, एक दूसरे को प्रभावित किए बिना चली जाती है। या अगर हम इनको सुपर इम्पोज कर देते हैं तो क्या होता है, वो बराबर होता है, इनका जो वेक्टर सम है डिस्प्लेसमेंट का उसके बराबर हो जाता है। अब हम बात करते हैं कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट एडिशन ऑफ वेव्स की। यानी ऐसी आपके पास वेव्स है जो कि कोहेरेंट है। कोहेरेंट का मतलब क्या होता है, कोहेरेंट का मतलब ऐसी वेव्स होती हैं जो कि अलग अलग लाइट सोर्स से निकल रही हैं, ठीक है, अलग अलग लाइट सोर्स से निकल रही हैं, जिनकी जो लाइट वेव्स है उनकी जो वेवलेंथ है, तरंगाग्रह है, कैसा है, सेम है, ठीक है, कैसा है, सेम है, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी सेम है, और जो उनका फेज है वो भी सेम होता है। या फिर अगर हम ये कहें कि जो फेज डिफरेंस है वो क्या होता है, कांस्टेंट, यानी एक जैसा है। और इन कोहेरेंट की बात करें तो इन कोहेरेंट में क्या होता है, जब भी जो लाइट रेज हैं उनकी वेवलेंथ या जो उसका फ्रीक्वेंसी है या फिर आपका जो फ्रीक्वेंसी या फिर अगर हम बात करें फेज की, ये इनमें से कोई भी जो आपकी पैरामीटर्स है, मानक है, वो अलग अलग होते हैं, तो तब हम क्या कहते हैं कि जो आपकी वेव्स है वो नॉन कोहेरेंट सोर्स है या नॉन कोहेरेंट वेव्स। अब हम जानते हैं कि जो आपकी लाइट वेव्स होती हैं वो कैसी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। कैसी वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो अगर हम बात करें कि जो आपकी ये जो लाइट वेव है, इन दो आपके पास लाइट वेव्स है, इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, पहली वेव के लिए हम ले लेते हैं E1 बराबर A1 cos ω1t प्लस फाई। फाई क्या है, आपका फेज है। और दूसरी जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है वेव का वो हम ले लेते हैं A2 cos ω2t प्लस φ2, ये φ1 और ये φ2। अब हम बात करते हैं इन दोनों के द्वारा जो इंटेंसिटी प्रोड्यूस हुई है I की, तो I आप बराबर लिख सकते हैं K E1 स्क्वायर, और सेकेंड केस के लिए आपकी जो इंटेंसिटी होगी I2 K E2 स्क्वायर। K E1 की वैल्यू A1 cos ω1t प्लस φ1 होती है, इसका क्या होता है, स्क्वायर होता है। इसी तरीके से जो सेकेंड है, सेकेंड वेव के लिए इंटेंसिटी आपकी हो जाएगी A2 cos ω2t प्लस φ2 का स्क्वायर। अब हम तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आपका I1 की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी आपकी, K A1 का स्क्वायर cos स्क्वायर ω1t प्लस φ1। I2 की वैल्यू आ जाएगी K A2 स्क्वायर cos स्क्वायर ω2t प्लस φ2, ठीक है। अब हम ये जानते हैं कि अगर हम फुल साइकिल की बात करें, फुल साइकिल के लिए जो आपकी क्या है, कॉस का जो एंगल है, ठीक है, वो आपका 0 से 2 पाई तक लाई करे। यानी फॉर फुल साइकिल, यानी
0 से 2 पाई के लिए, फुल साइकिल आपका 0 से 2 पाई होता है। तो अगर हम एवरेज वैल्यू की बात करें किसकी, cos x, इसको हमने x मान लिया है, cos x की एवरेज वैल्यू की बात करें तो आपकी 0 आएगी। क्या आएगी, 0 आएगी, क्योंकि फुल साइकिल के लिए आप देख सकते हैं एंगल आपका जो है, एवरेज जो एंगल है वो पाई होगा, और cos पाई, सॉरी जो आपका क्या होगा, पाई/2 होगा, तो cos पाई/2 आपका क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यानी जो एवरेज वैल्यू होगी cos स्क्वायर x वो आपकी 1/2 हो जाएगी। तो यानी कि जो आपकी I1 है, I1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपकी KA1 का स्क्वायर बाय 2 होगी। और इसी तरीके से अगर हम I2 की बात करें तो I2 की वैल्यू भी आपकी KA2 का स्क्वायर बाय 2 हो जाएगी। अब अगर ये दोनों जो आपकी बेस है, अगर हम ये दोनों सुपर इम्पोज हो जाए, ये दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सुपर इम्पोज हो जाए, तो यानी कि I1 प्लस I2, I बराबर I1 प्लस I2 हो जाए, तो I1 की वैल्यू, ठीक है, I1 की वैल्यू कितनी होती है आपकी, कितनी है इसमें आपकी है KA1 का स्क्वायर बाय 2, और I2 की है KA2 का स्क्वायर बाय 2। और हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि अगर हम I की वैल्यू निकालें, सिंपली I की वैल्यू निकालें, तो I बराबर आपकी क्या हो जाएगी, K E का स्क्वायर, E यानी आपका E1 प्लस E2 का स्क्वायर। E1 की वैल्यू कितनी है, E1 की वैल्यू अभी जो है आपकी इसको हम खोल देते हैं, E1 स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2, या फिर I बराबर K E1 का स्क्वायर प्लस K E2 का स्क्वायर प्लस 2 K E1 E2। तो इसका मतलब ये है कि I की वैल्यू फुल साइकिल के लिए, ठीक है, क्या हो जाएगी आपकी, K E1 स्क्वायर आपका I1 के बराबर है, K E2 स्क्वायर आपका I2 के बराबर है, प्लस आपके पास आ जाएगा I1 I2। तो अगर हम I12 की बात करें तो ये क्या है, आपकी एवरेज इंटेंसिटी है, क्या है ये आपकी एवरेज है, आप ये कह सकते हैं ये क्या है, एवरेज है किसका, 2K E1 और E2 का, क्या है ये एवरेज है 2K E1 और E2 का। इसको हम इंटरफेरेंस टर्म कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, इंटरफेरेंस टर्म कहते हैं। अब हम क्या करते हैं, I12 की वैल्यू निकालते हैं, जो कि बराबर है आपके 2K E1 E2 के। 2K E1 की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, A1 cos ओमेगा 1 T प्लस phi 1, और E2 की वैल्यू A2 cos ओमेगा 2 प्लस T प्लस phi 2।
तो ये आपके पास ये वैल्यू आई इंटरफेरेंस टर्म की। अब हम ये जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि 2 cos A cos B बराबर होता है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B के। तो अगर हम I12 की बात करें, किसकी बात करें, I12 की बात करें, तो I12 आपका हो जाएगा, आप क्या करेंगे, 2 को अंदर कॉमन ले लेंगे, तो I12 आपका हो जाएगा 2 के E1 E2 बराबर के A1 A2 आपने बाहर ले लिया, ठीक है, और आपने अंदर क्या लिया, आपने 2 को अंदर ले लिया, ये 2 है इसे आप अंदर ले लेंगे, तो आपके पास हो जाएगा 2 cos ओमेगा 1 t प्लस phi 1 इंटू cos ओमेगा 2 t प्लस phi 2। तो आप देख सकते हैं cos A प्लस जो cos A इंटू cos B है वो वाला, इसमें 2 cos A इंटू cos B वाला जो है इसमें आइडेंटिटी लग जाएगी। अब हम इसे एक्सपेंड करेंगे, यानी k A1 A2 cos ओमेगा 1 t प्लस phi 1 प्लस ओमेगा 2 t प्लस phi 2 प्लस cos ओमेगा 1 t प्लस phi 1 माइनस ओमेगा 2 t माइनस phi 2। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 2 cos, तो आप इसे लिख सकते हैं कि आप लिख सकते हैं I12 बराबर 2 के E1 E2 बराबर आ जाएगा आपका के A1 A2, और अंदर जो आपका आया है इसको हम लिख सकते हैं cos ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 t प्लस phi 1 प्लस phi 2 प्लस cos ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 t प्लस phi 1 माइनस phi 2। तो ये इसकी वैल्यू आएगी। अब अगर हम बात करें 2k E1 E2 की, ये क्या है आपके फुल साइकिल में है, यानी 0 to 2 पाई जो है इसकी जो वैल्यू होगी, इसमें जो एंगल है उसकी वैल्यू होगी। तो हम ये देखते हैं कि इसमें जो आपकी फ्रीक्वेंसी है ओमेगा 1 और ओमेगा 2, ये क्या हो जाती है, इनका जो सम है वो 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जो आपकी सेकेंड टर्म है उसमें भी ओमेगा 1 जो है वो आपकी ओमेगा 2 के बराबर हो जाएगी, तो ये भी आपकी 0 हो जाएगी। यानी आपके पास जो फाइनल वैल्यू निकलेगी वो आपके निकलेगी I12 बराबर 2 के E1 E2 बराबर के A1 A2 एज इट इज रह जाएगा, cos आपका phi 1 माइनस phi 2 आपकी वैल्यू आ जाएगी। यानी पहली टर्म 0 हो गई, दूसरे में ये आपका 0 हो गया, इसलिए आपकी वैल्यू ये। यानी हम लिख सकते हैं I12 बराबर 2 अंडर द रूट I1 I2।
अंडर द रूट I1 I2। कैसे लिखा है ये हमने, हम क्या जानते हैं, I बराबर आपका क्या होता है, KA स्क्वायर होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि हम K को रूट के लिख सकते हैं आप। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, इसको मैं एक्सपेंड कर देती हूँ। क्या हो जाएगा आपके पास I12, ठीक है, I12 इस तरीके से लिखेंगे आप। और आपके पास K जो है, K को आप लिख सकते हैं रूट के इंटू रूट के। A1 जो है आपका रूट A1 का स्क्वायर हो गया, A2 आपका रूट A1 A2 का स्क्वायर हो गया, cos phi1 माइनस phi2, ये आया इस तरीके से। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, हम K A1 रूट A1 का स्क्वायर, इसे हम क्या कर सकते हैं, I1 लिख सकते हैं या रूट I1 लिख सकते हैं, और K रूट K इंटू रूट A2 के स्क्वायर को हम रूट I2 लिख सकते हैं। कॉस आपका एज इट इज आएगा। ठीक है, और हमने ये देखा था कि इसकी वैल्यू क्या होती है आपकी, आपको नीचे इसमें हाफ लेना होता है, के ए स्क्वायर अपॉन हाफ आ रहा था फुल साइकिल के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, जो हाफ है, ठीक है, ऊपर और नीचे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोनों के लिए आपके पास √2 की वैल्यू आ जाएगी। तो यानी आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपकी कुछ इस तरीके से आएगी, I12 बराबर 2 अंडर द रूट I1 I2 cos phi1 माइनस phi2। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जब भी हम इंटरफेरेंस की बात करें तो हमारे पास दो ऐसे सोर्स होने चाहिए, दो ऐसे स्रोत होने चाहिए जिनकी फ्रीक्वेंसी एक जैसी हो यानी सेम हो, या और जो फेज डिफरेंस है वो आपका कैसा हो, कांस्टेंट हो। कैसा हो, कांस्टेंट हो। तब हम ये कह सकते हैं कि कोई भी जो आपके दो सोर्स हैं वो कोहेरेंट सोर्सेस हैं। क्या है, कोहेरेंट सोर्सेस हैं। यानी जो हमने I की वैल्यू निकाली थी, हमारी जो है, हमने क्या वैल्यू निकाली थी I की वैल्यू हमारी आई थी I1 प्लस I2 प्लस I12, जो कि हमारी रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई थी। इसको हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर द रूट I1 I2 cos phi1 माइनस phi2। तो ये हमारी रिजल्टेंट इंटेंसिटी आ गई। तो इससे अब हमें क्या पता चलता है, अगर हम एवरेज वैल्यू जो है इसमें cos phi1 phi2 को 0 रखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, I12 क्या आ गया आपका 0 आ जाएगा, यानी कि आपका I बराबर I1 प्लस I2 आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर दो सोर्स हैं जिनकी जो लाइट वेव्स जो एमिट करते हैं, उत्सर्जित करते हैं, उनके बीच में कांस्टेंट फेज डिफरेंस नहीं है, यानी एक जैसा फेज डिफरेंस अगर नहीं है, तो हम ऐसे सोर्सेस को इनकोहेरेंट सोर्सेस कहते हैं। क्या कहते हैं, इनकोहेरेंट सोर्सेस कहते हैं। तो यानी कि जो आपके इनकोहेरेंट सोर्सेस होते हैं, जब ऐसे लाइट वेव्स जो कि इनकोहेरेंट सोर्सेस से निकलती हैं और उनका सुपर इम्पोजिशन होता है, तो वो कभी भी इंटरफेरेंस नहीं दिखाती है। ठीक है, तो ये आपका ये टॉपिक हो गया आपका, जो कि आपका क्या है, कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट एडिशन ऑफ लाइट। अब बात करते हैं हम कोहेरेंट सोर्सेज की, कि कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं। तो कोहेरेंट सोर्सेज वो सोर्स होते हैं लाइट के या प्रकाश के, वो स्रोत हैं जिसमें से जब लाइट वेव्स, प्रकाश की तरंगें निकलती हैं, तो उनका जो वेवलेंथ होता है वो सेम होता है, एक जैसा होता है, फ्रीक्वेंसी भी एक जैसी होती है, और क्या होता है, आपका जो ये है, ये जो वेव्स है, ये हमेशा एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस इनका होता है, या फिर सेम फेज में ये ट्रैवल करते हैं। यानी coherent source of light are those sources which emit a light wave having the same frequency, wavelength in same phase, or they have constant phase difference. A coherent source forms sustained interference pattern। जो आपकी coherent source होती है वो एक interference pattern जो है वो बनाती है जब हम वेव्स को क्या करते हैं, सुपर इम्पोज करते हैं।
तो वो क्या बनाती है, आपकी इंटरफेरेंस पैटर्न बनाती है। When superimposition of waves occur and the position of maxima and minima are fixed, यानी ये कब होता है, जब सुपर इम्पोजिशन होता है वेव्स का और मैक्सिमा और मिनिमा की जो पोजीशन है वो क्या होती है, आपकी फिक्स होती है। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोहेरेंट सोर्सेज, यानी जो कोहेरेंट सोर्सेज है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, उनके जो विशेषता है उनकी बात करते हैं। तो जो आपकी कोहेरेंट सोर्सेज होती है वो कैसी सोर्सेज होती है, वो ऐसी सोर्सेज होती है जिनसे जो वेव्स निकलती है, वेव्स जनरेट होती हैं, तो उनका जो फेज डिफरेंस होता है, या तो उनका फेज सेम होता है, या तो उनका फेज सेम होता है, या फिर एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस उनकी से निकलने वाली जो लाइट वेव्स हैं उनमें होता है। यानी द वेव्स जनरेटेड हैव अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस आर इन फेज विद ईच अदर, यानी जो आपका जो वेव्स है इनमें जो वेव्स जनरेट होती है कोहेरेंट सोर्सेज से, उनके बीच में फेज डिफरेंस सेम होता है, या फिर ये क्या होती है, इन फेज होती है। द वेव्स आर ऑफ अ सिंगल फ्रीक्वेंसी, जो ये वेव होती है इनकी जो फ्रीक्वेंसी, इनकी जो आवृत्ति है वो से सिंगल होती है, एक जैसी आवृत्ति होती है। यानी जो कोहेरेंट सोर्सेज से निकलने वाली जो वेव्स होती हैं उनकी जो आवृत्ति होती है वो सेम यानी एक जैसी होती है। These waves should have the same amplitude, यानी इस सोर्सेज से, इस स्रोत से निकलने वाली जो वेव होती है उनका जो एम्पलीट्यूड होता है, उनका जो आयाम होता है वो भी सेम होता है, यानी एक जैसा होता है। अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग कोहेरेंट सोर्सेस, यानी कोहेरेंट सोर्स जो होता है उसे आप किस तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं। मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग कोहेरेंट सोर्स, कोहेरेंट सोर्स को जो है बनाने की जो आपके मेथड्स है वो कौन कौन से ये हम देख लेते हैं। क्योंकि हमें जो कोहेरेंट सोर्स होते हैं वो एकदम से नहीं मिलते हैं, तो हमें क्या करते हैं, कुछ मेथड यूज करने पड़ते हैं जिससे हम कोहेरेंट सोर्स बना सकते हैं। पहला है, अगर आप वेव फ्रंट को डिवाइड कर दो, उन्हें बांट दो, जो आपका वेव फ्रंट है उसे अगर आप बांट दो तो आप क्या कर सकते हो, आप जो है वो कोहेरेंट सोर्सेज बना सकते हो। वेव फ्रंट इज डिवाइडेड इनटू सेवरल पार्ट्स, जो आपका वेव फ्रंट होता है वो बहुत सारे भागों में डिवाइड होता है, बटा हुआ होता है। वी कैन यूज आइदर डिफरेंट लेंसेज, मिरर्स एंड इवन प्रिज्म, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, या हम अलग अलग लेंस ले सकते हैं, अलग अलग मिरर दर्पण ले सकते हैं और प्रिज्म ले सकते हैं। सम ऑफ द टेक्निक दैट कैन बी फॉलोड आर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, लॉयड्स मिरर अरेंजमेंट, फ्रेजनर्स बाइप्रिज्म मेथड। तो कुछ मेथड जिससे हम वेव फ्रंट को डिवाइड कर सकते हैं वो आपके इस तरीके से हैं। पहला है आपका यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, दूसरा है लॉयड्स मिरर अरेंजमेंट और तीसरा है आपका फ्रेजनल बाइप्रिज्म मेथड। अब हम बात करते हैं बाय डिवाइडिंग द एम्पलीट्यूड, यानी जब हम एम्पलीट्यूड को डिवाइड कर दें तो उससे भी आप क्या कर सकते हैं, एक कोहेरेंट सोर्स बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कोहेरेंट सोर्स बना सकते हैं। A coherent source can be created by taking the incoming beam and dividing its amplitude into different parts through a process of partial reflection or refraction। यानी हम क्या कर सकते हैं, एक कोहेरेंट सोर्स ले सकते हैं, उसको हम तब क्रिएट कर सकते हैं कि अगर हम जो बीम आ रही है आपकी उसको अगर हम डिवाइड कर दें, ठीक है, अलग अलग पार्ट्स में उसे डिवाइड कर दें और उससे क्या हो, आपका पार्शियल रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन हो और अपवर्तन हो। लेटर दीज पार्ट्स दैट ट्रेवल थ्रू न्यू पाथ मीट विच ईच अदर क्रिएटिंग एन इंटरफेरेंस। तो बाद में क्या होता है, जो ये आपका पाथ है ये बाद में आपस में मिलता है और इंटरफेरेंस क्रिएट करता है। वी कैन टेक अ रेफरेंस ऑफ न्यूटन रिंग फिनोमेना
एंड मेक यूज ऑफ माइकलसन इंटरफेरोमीटर अरेंजमेंट और कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके लिए हम न्यूटन रिंग फिनोमेना और माइकलसन इंटरफेरोमीटर अरेंजमेंट इनका हम यूज कर सकते हैं। इनसे हम इस तरीके का जो आपका कोहेरेंट सोर्स है वो हम बना सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा जो आज हमने टॉपिक डिस्कस किया है। आपको समझ में आ गया होगा कि कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ जो मैंने आज आपको समझाया आपको समझ में आ गया होगा। कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं, किस तरीके से बनते हैं या किस तरीके से बनाए जाते हैं, इनकोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं, ये कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। और साथ में हमने सुपरपोजिशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा। हमने ये देखा कैसे आपका कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव जो प्रोसेसेस हैं वो होती हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में आगे के टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।